जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। मैं प्रिया आपके साथ डिस्कस कर रही थी Mgkvp का साइकोलॉजी का एंट्रेंस पेपर जो 2023-2023 का। इसमें अगर हम लोग बात करें देखें तो यहाँ पर जो 2023 का क्वेश्चन था इसको मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो में बता दिया है कि ये इसका रहने वाला है आपका सेकेंड पार्ट। कौन सा पार्ट ये आपका रहने वाला है? ये आपका सेकेंड पार्ट रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर अप टू 60। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं। इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से समझ के साथ विकसित करते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम के बाद भी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का वो आता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन जो हमने कवर किया था वो था एडलर की थियरी से रिलेटेड। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि एडलर ने अपने पर्सनालिटी की थियरी में किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस या एम्फेसिस किया है। तो इन्होंने एम्फेसिस किया था वो था सुपीरियॉरिटी के ऊपर। जो सुपीरियॉरिटी किसकी थी कि स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियॉरिटी, कि श्रेष्ठता का प्रयास एक व्यक्ति जो है वो करता है अपनी पर्सनालिटी को बेटर से बेटर बनाने के लिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, परिकल्पना बनाने का उद्देश्य है। पर्पस ऑफ फॉर्मिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप इस प्रकार के आंसर को नहीं टिक कर पाएंगे। देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम जो भी आपकी है उसके प्रति उस दिशा में एक टेंटेटिव सोल्यूशन देना कि ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी का होना। ये रिसर्चर का बिलीव तो जी नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम किसी चीज़ को सोच लिए कि उसकी वजह से ऐसा होता है तो उसकी पुष्टि करता है। एंश्योरिंग रिसर्च फाइंडिंग स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, क्या ये देख कर आना कि जो शोध के जो रिजल्ट आ रहे हैं जो रिसर्च का, उसको स्टैटिस्टिक्स के रूप में उसको जो है सिग्निफिकेंट दिखाना। या गाइडिंग रिसर्च एंड प्रोवाइड डायरेक्शन या गारंटी पॉजिटिव आउटकम। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पॉजिटिव आउटकम ऑफ द स्टडी। तो हमेशा एक बात आप याद रखेंगे कि ये ऐसा नहीं होता है कि हाइपोथेसिस जो हमने बनाई दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव या दैट इज़ ऑलवेज जो कि सही हो या गारंटी हो। जैसे मैंने कहा कि ड्रग्स लेने से बॉडी पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा। गारंटी तो कभी भी होती ही नहीं है और पॉजिटिव आउटकम आए ये भी, इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। 50-50 हम हमेशा मान के चलते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका है कि ये गाइडिंग रिसर्च का काम करता है और एक दिशा प्रदान करता है। कौन? हाइपोथेसिस, कि हमें किस दिशा में काम करना है। ऐसा क्यों है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे कि हम कोई भी एक प्रॉब्लम लेते हैं तो उस प्रॉब्लम के मल्टी डायमेंशन होते हैं। अगर आप कोई भी एक समस्या लें तो उसके मल्टी डायमेंशंस होते हैं। जब हम रिसर्च में काम करते हैं तो हमेशा रिसर्च स्पेसिफिक रूप से होता है। कैसा होगा? स्पेसिफिक रूप में काम करेंगे। तो जब स्पेसिफिक कोई चीज़ होगा तो आपको एक बीमा में जाना होगा ना, आपको एक दिशा में जाना होगा। और उस दिशा में जाने के लिए आपको क्या चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक आपको हाइपोथेसिस को जनरेट करना होगा जो कि उससे रिलेटेड हो। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि ये दिशा प्रदान करेगा और आपके रिसर्च को गाइड करेगा, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 भी हाइपोथेसिस से ही है। आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक अच्छे परिकल्पना के। जहाँ नॉट लगा होता है वहाँ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए। ठीक है, नॉट है टेस्टेबल, ये इंपॉर्टेंट है। हर एक हाइपोथेसिस इज अंडर टेस्टिंग, मतलब कि वो परीक्षणीय योग्य होना चाहिए कि उसकी खासियत है। अगर वो नहीं होगा तो वो हाइपोथेसिस हम कैसे बना पाएंगे। स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया कि वो स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम ही रहता है तो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस भी हम बनाएंगे बिकॉज ऑफ मल्टीपल डायमेंशन। उसमें क्या हो? एम्बिग्यूटी, अनक्लियरनेस ना हो, वैग्यूनेस ना हो। कॉम्प्लेक्स या फॉल्सीफेबल। देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये फॉल्सीफेबल को पढ़कर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हाइपोथेसिस फॉल्सीफेबल होना चाहिए। बट अभी मैंने आपको बताया, बहुत क्लियर और स्पष्ट शब्दों में समझिए कि हाइपोथेसिस हमेशा पॉजिटिव या हमेशा सही नहीं होता है। दोनों के चांसेस होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ हाइपोथेसिस, गलत साबित करने योग्य। क्योंकि जब हम पहला, अभी आप लोग हैं, जैसे जैसे एमए में जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि
पहले हम जब हाइपोथेसिस लेते हैं तो नल हाइपोथेसिस को हम प्रूव करते हैं और उसके बाद उसमें कई सारे एरर्स होते हैं, तो उतना अभी मत जाइए, आप बस इतना याद रखिए कि वो उसको गलत साबित करने योग्य भी ये इसकी खासियत होती है। जटिल नहीं होना चाहिए, हाइपोथेसिस को कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक वेरिएबल का हम ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो उतने ही वेरिएबल की हाइपोथेसिस भी बनाइए। ऐसा ना हो कि उसमें आपने 6, 7 या 3, 4 वेरिएबल ले लिए और उनका रिलेशन स्पष्ट नहीं हो रहा है, स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है। सो दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। ओके, व्हाट इज़ अटेंशन इन साइकोलॉजी, इसमें से बेस्ट आपको चुनना है कि भाई अटेंशन, यस अटेंशन क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो अटेंशन का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने किसी चीज़ को आपको देखना है और आप बस उसको देख रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ बोल रहे हैं। अटेंशन का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट एरिया जो भी है, ठीक है, आपको अगर क्लास में टीचर का लेक्चर सुनना है, या मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आपको अभी ये यूट्यूब वीडियो आपको देखनी है, हो सकता है आपके घर में वेरियस तरह के नॉइजेज़ आ रहे हों, आपके घर में बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हों, लेकिन उसके बाद भी आपका जो फोकस है वो आपके कार्य पर है, मीन्स इस वीडियो पर है, आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं और वहाँ पे अपना कंसंट्रेशन बना पा रहे हैं, दैट इज़ द अटेंशन। ठीक, ध्वनियों को सुनने और संसाधित करने की क्षमता, देखिए अटेंशन यहाँ देखिए गलत नहीं है, ये जो ध्वनि लिखा है इन्होंने, ये ऑप्शन गलत नहीं है, बट गलत यहाँ पे क्या है कि ये इनकम्प्लीट आंसर है, क्योंकि क्या अटेंशन सिर्फ वॉइस होता है, सिर्फ ध्वनि से होगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं को दृष्टि से देखने की क्षमता, फिर देखिए उन्होंने इनकम्प्लीट दिया है दृष्टि से, तो ये सब तरीके होते हैं जब आप किसी भी पेपर को आगे सॉल्व करेंगे या करते हैं, तो दिस इज आर द अल्टरनेटिव कि कैसे आप हटाएंगे अपने जो आपके MCQ के ऑप्शंस हैं। विशिष्ट उत्तेजनाओं या सूचनाओं पर चयनात्मक रूप से ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया, बड़ी मात्रा में, देखिए अगर आप जानकारी याद रखते हैं तो वो तो आपके मेमोरी में चला जाएगा रेदर देन अटेंशन, राइट। सो एक ही ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बच रहा है जिसमें हम सेलेक्टिवली फोकस कर रहे हैं कि स्पेसिफिक स्टिमुलाई या इंफॉर्मेशन पे लेकर, दैट इज योर अटेंशन। ओके, fill in the blanks causes people to be biased in their judgment by transferring their feeling about one attribute of something to other unrelated attribute। सिंपल सी चीज़ है कि आप जो है, आपकी भावना जो है, आप बायस्ड हो रहे हैं किसी जजमेंट में। क्या कर रहे हैं आप, आपकी जो फीलिंग है किसी चीज़ को लेकर के कि नहीं ये तो पहले से आपने सोचा है बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ख़राब है, सो आप जजमेंट पास ऑन कर रहे हैं किसी एक वस्तु का किससे रिलेटेड, दूसरे एट्रीब्यूट के लिए, कि नहीं ये तो इसका ये प्रोडक्ट जैसे अच्छा नहीं था तो ये भी अच्छा नहीं आएगा। हम जनरली ऐसा कहते हैं ना कि इस कंपनी का मुझे ये नहीं पसंद तो इस कंपनी का ये प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं आता होगा। सो ये क्या कहलाता है, ठीक है, तो ये आपका कहलाता है हेलो इफेक्ट। ठीक है, हॉलो नहीं होता है, हेलो होता है। हेलो इफेक्ट का मतलब होता है कि आपने पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ों को सोच रखा है और उसको सामने वाले के ऊपर देखते हैं, जबकि वो उससे रिलेट हो या ना हो ये बात की बात है, नहीं भी होता है फिर भी आप देखते हैं, तो दैट इज़ होलो इफेक्ट या फिर खोखला जिसको हम कहते हैं वो होता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थियरी किसने दी है, तो आपको याद रखना है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थियरी वाज गिवन बाय बर्कोविट्स। मैंने आपको रिसर्च में इसी पेपर के फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन किया था अगर आपको याद हो, जिसमें बर्कोविट्स का नाम आया था और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कैसे क्लोजली रिलेटेड है, कैसे, अगर आपको याद रिकॉल कर पा रहे हो, अदरवाइज जब आप सेकेंड टाइम गो थ्रू होंगे पेपर में तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि बर्कोविट्स का नाम कहाँ पे आया है। सो बर्कोविट्स में फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थियरी इन्होंने ही दी है, इस बात को आप याद रखेंगे। ये आपके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं बल्कि लर्निंग वाले हैं। अनकॉन्शियस, इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्राइड के अनुसार पूरी तरीके से अचेतन है, तो देखिए फ्राइड के अनुसार पूछा गया है, तो सबसे पहले तो जो ये आर्कीटाइप है, दिस इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्राइड। आर्कीटाइप फ्राइड का कॉन्सेप्ट नहीं है। आर्कीटाइप आपका कार्ल जंग की थियरी में हम पढ़ते हैं, जो कि न्यू फ्राइडियन है, बट फ्राइड की थियरी में नहीं है। बाकी बचते हैं आपके पास 3 ऑप्शन, सुपर ईगो, ईगो और इड। इड वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल और सुपर ईगो वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल। जब हम मोरालिटी, नैतिकता की बात करेंगे तो वहाँ तो कॉन्शियसनेस होगी, तभी तो आप नैतिक
चीज़ों को समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, सही और गलत का निर्णय ले पा रहे हैं। जब आप ईगो में आएंगे, अहम में आएंगे, तो दैट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। आपको सच्चाई देखने के लिए, सच्चाई जानने के लिए भी आपका कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। बचा आपका इदम, इड। इसी वीडियो में मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इड वर्क्स करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल आंख बंद करके इट इज़ ओनली प्लेजर सीकिंग। ओके, सो इसका आंसर होगा इड, जो कि प्योरली अनकॉन्शियस है। ठीक है, ऑडिपल नहीं होगा, ऑडिपस होता है, ये ऑडिपल नहीं होता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग द, ये भी क्वेश्चन फ्राइड के ही थियोरी से रिलेटेड है। आपने अगर पढ़ा हो तो 5 स्टेजेस ऑफ फ्राइड कौन कौन सा है आपको दिया हुआ है, 4 दिया है, ओरल, अनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल। इसमें लेटेंसी स्टेज नहीं दिया है, 5 स्टेजेस होते हैं, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स किस में आता है, तो फेलिक स्टेज में आता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इसके साथ अगर इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आपसे पूछ देगा कि भाई इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में है या किसकी थियरी में आता है। तो याद रखना है कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कम्स अंडर द फेलिक स्टेज ऑफ फेलिक स्टेज। और फेलिक स्टेज किसकी थियरी में आता है, तो आपकी फ्राइड की थियरी, साइको एनालिटिक या सेक्सुअल थियरी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स डिड कार्ल जंग डेवलप। देखिए मैंने अभी आपको पीछे आर्कीटाइप का नाम आया था, तब भी मैंने आपको कार्ल जंग बताया। यहाँ पर भी है कार्ल जंग, भी कुछ लोग बोलते हैं, जुंग भी बोलते हैं, वट एवर यू फील करेक्ट यू कैन प्रोनाउंस इट। सो आर्कीटाइप ये भी इनकी है। कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस भी कार्ल जंग का है। इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन भी है। तो ऑल ऑफ देम इज़ द करेक्ट आंसर। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये कॉन्सेप्ट कार्ल जंग द्वारा दिए गए हैं। आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जितना आपको ये नाम दे रहा है, ठीक है, इस नाम को उनके साथ आपको याद रखना है। हो सकता है कि इस साल के पेपर में आपका एक पॉइंट उठा करके दे दें और पूछ दें कि ये किसने दिया है। सो यू शुड नो अबाउट ऑल द ऑप्शंस। आपके जब MCQ पेपर होते हैं तो क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप ऑप्शन को दिया करिए कि आपको उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं। द मेथड दैट विल अलाउ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वेरी इजी, कि जहाँ पर हम कॉज और इफेक्ट देखते हैं, पहले का संबंध दूसरे से हम देखते हैं, पहले पर प्रभाव दूसरा, अगर पहला है तो दूसरे से उसका पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है या फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सो इसका हम रिलेशन का इफेक्ट कहाँ हम पढ़ेंगे, तो ये हम पढ़ेंगे को रिलेशन में, सहसंबंध में। ठीक, द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इज टू फॉर्मुलेट द, पहला स्टेप ही होता है जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को बनाते हैं तो उसके लिए हमें हाइपोथेसिस तैयार करना होता है। आफ्टर, सबसे पहले मतलब हमारा एम होता है बेसिक जनरल एम या प्रॉब्लम या इंट्रोडक्शन, उसके बाद ही आपका आ जाता है हाइपोथेसिस। ठीक है, जो आपका टेंटेटिव सोल्यूशन होता है। हाइपोथेसिस जनरेट करने के बाद फिर आप उसका डिज़ाइन जनरेट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं। ठीक, सो हाइपोथेसिस इज द फर्स्ट स्टेप। एक्सपेक्ट ऑफ स्कीमा आर, स्कीमा का देखिए पहलू आपसे पूछा है और इन्होंने आपको कुछ क्रम लगाने को दे दिया है आगे, क्योंकि ये सारे के सारे उसके हैं। अब स्कीमा शब्द किसने यूज़ किया था, आपको याद हो, नहीं याद है तो मैं बता देती हूँ। पियाजे ने यूज़ किया है स्कीमा वर्ड को। स्कीमा का मतलब है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जो मेंटल बिल्डिंग हमारी होती है, दैट इज़ स्कीमा। इसमें कौन सी चीज़ कैसे कैसे आती है तो आपको याद रखना है। पहला तो देखिए ऑप्शन के साथ अगर आप देखेंगे तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कौन सा होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो होता है अटेंशन, इनकोडिंग, रिट्राइवल, इन सब में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं और फिर हमारा इंटरेस्ट जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग अटेंशन करेंगे, फिर इनकोडिंग करेंगे। इनकोडिंग का मतलब है कि आप उस मैसेज को बना पा रहे हैं। ठीक, देखिए ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या क्या दिया है, 1 2, 1 2 3, 2 4 या 2 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ये जो पहला, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है, लर्निंग, अटेंशन, इनकोडिंग, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस रिफर्स टू, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। पहले तो आपको दिया था कि डेनियल गोलमैन किससे संबंधित है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से। फिर उसके कुछ एक्सपेक्ट्स भी आपको दिए थे, इसमें से कौन सा नहीं होगा, आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको 2 से 3 बार देखने की ज़रूरत है वीडियो को फिर से। और जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, क्वेश्चंस अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़रूर पढ़ करके अच्छे से जाइए।
तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि आप दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझें, पहले आप स्वयं को अच्छे से समझें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जब भी आएगा हमेशा एक बात याद रखें कि यहाँ पर अपना इमोशन को समझना, उसको मैनेज करना, उसके साथ दूसरे के इमोशन को समझना और मैनेज करना, दोनों चीज़ें आती हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस ओन इमोशन, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग अदर्स इमोशन, सो दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वेरिएबल दैट एक्सपेरिमेंटर मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, बट स्टिल मेनी लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए वो वेरिएबल कौन सा है जो कि एक्सपेरिमेंटर मेज़र करता है। एक्सपेरिमेंटर मतलब कौन है यहाँ पर, जो करने वाला है, जो प्रयोग करता है, और प्रयोग करता किसके ऊपर करता है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर करता है, तो उसको प्रयोज्य बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब एक्सपेरिमेंटर जिसको क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है। मेज़र का मतलब है जिसको माप रहा है, तो वो मापने का काम जो करेगा वो किस पर करेगा, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर करता है। अब कन्फ्यूजन आपको हो रही है तो मैं आपको आईवी और डीवी दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, सो दैट आपको बाद में भी प्रॉब्लम ना हो। दो चीज़ें हमारे पास होती है, एक को कहते हैं आईवी, एक को कहते हैं डीवी। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैन्युपुलेट करते हैं, एकदम याद रख लीजिए, मैन्युपुलेट करते हैं मतलब उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे, किसको, आईवी को, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे ड्रग्स है, ड्रग्स एग्जाम्पल ले लीजिए, या रेनफोर्समेंट आप ले लीजिए, पुनर्बलन से बच्चे को चॉकलेट देना, गिफ्ट देना, या वर्बली आप उसको रेनफोर्स कर रहे हैं, कभी आपने बढ़ा दिया, कभी आपने घटा दिया, मैनिपुलेट कर रहे हैं आप। और इसका असर जो आपने रेनफोर्समेंट किया, मैनिपुलेट किया, उसका असर आप किस में देखेंगे, बच्चे में देखेंगे ना, स्टूडेंट में देखेंगे कि अगर मैं रेनफोर्समेंट बढ़ा रहा हूँ या रही हूँ तो उससे बच्चे के स्वभाव में या बच्चे के आंसर में या बच्चे के लिखने की क्रिया में कितना बदलाव हो रहा है। क्या बच्चा रेनफोर्स पॉजिटिव जब कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो अगले दिन तैयारी करके आ रहा है, घटा दे रहे हैं तो तैयारी करके आ रहा है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। तो आप मेज़र किसको कर रहे हैं, डीवी को। मेज़र किसको आपने किया, डिपेंडेंट को किया, लेकिन चेंजेस किस में किया, आईवी में किया। क्लियर हुआ। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को आप समझिए, फिर से पढ़िए। वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंटर मेज़र कर रहा है, सो मेज़र हमने किस में किया, मेज़र हम डिपेंडेंट में कर रहे थे। अगर इसी क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ मेज़र की जगह आपको दे देता मैन्युपुलेट, तो इसका आंसर हो जाता आईवी। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नल हाइपोथेसिस क्या बताता है। देखिए हाइपोथेसिस के दो टाइप होते हैं, ये मैंने आपको बताया, एक नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। फिलहाल हमें नल से मतलब है और इसके क्या राइट करते हैं। नल आपको पता है, नल को हम किस से डिनोट करते हैं, ठीक। जिन लोगों को नहीं पता है देख लीजिए, जिन्हें पता है उनकी तैयारी अच्छी दिशा में जा रही है, H0, और अल्टरनेट को हम H1 से करते हैं। क्लियर। नल हाइपोथेसिस, नल का मतलब होता है शून्य परिकल्पना, हिंदी में इनको क्या कहते हैं, शून्य परिकल्पना। इसका सीधा सा मतलब है कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस या देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ये सीधा बताता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं, जैसे अभी हमने लिया रेनफोर्समेंट और स्टूडेंट का अचीवमेंट लेवल, ठीक है, सो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नल हाइपोथेसिस अगर है, दैट मीन्स द टू वेरिएबल्स विच वी आर टेकन हैज़ नो रिलेशनशिप। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आंसर नंबर ए करेक्ट है। वॉट इज़ हाइपोथेसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब देखिए हाइपोथेसिस का यहाँ से आपको कुछ नाम और कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। वेल इस्टेब्लिश्ड थियरी, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा याद रखिएगा इस्टेब्लिश्ड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो टेंटेटिव है, मैंने आपको बताया ना, टेंटेटिव प्रेडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, ये ठीक है। कंक्लूजन नहीं, अभी तो हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट के आधार पे हम कंक्लूड करेंगे ना, तो कंक्लूजन कैसे हो सकता है वो। कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, तो ये भी नहीं है कि भाई हम एक्सपेरिमेंटल डेटा का कलेक्शन थोड़े करते हैं हाइपोथेसिस में, हम तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो टेंटेटिव होता है, जो या तो सही हो सकते हैं या तो गलत हो सकते हैं, वो फॉल्सिफिकेबिलिटी के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन देन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेंटेटिव प्रेडिक्शन। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया है। देखिए एरिक्सन से दो क्वेश्चन आए हैं। पहला तो आपको साइको सोशल थियरी किसने दी है,
इसी पेपर में आई गेस पूछा गया है। काफ़ी इजी पेपर है ये आपका और काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ स्पेसिफिक थियरीज से। लास्ट में मैंने उसके भी कुछ चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया हुआ है, आप उसको देखिएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये थियरी है एरिक्सन की, एरिक्सन की थियरी है, जिसको बोलते हैं क्या हम, साइको सोशल थियरी। क्या कहते हैं हम इसे, साइको सोशल थियरी। ठीक है, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। रेनफोर्समेंट इज एसेंशियल इन केस ऑफ, देखिए रेनफोर्समेंट किसके लिए एसेंशियल है, रेनफोर्समेंट का मतलब पुनर्बलन। रेनफोर्समेंट पर खासा बल बिहेवियरिस्ट देते हैं जो व्यवहारवादी होते हैं, उनमें भी स्किनर का नाम, BF स्किनर का नाम बहुत प्रोमिनेंट रूप से लिया जाता है। तो रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग में ओपेरेंट कंडीशनिंग ही तो स्किनर की है, और जो रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग है कि पहले वो रिस्पॉन्स करेगा तब आप उसको स्टिमुलस देंगे, तो ये भी आपका स्किनर से संबंधित है। सो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबिडो फ्राइड की थियरी से है इड के अंदर, जैसे हमने फ्राइड की थियरी में इड पढ़ा था, ईगो पढ़ा था और सुपर ईगो पढ़ा था, ये 3 पढ़ा था। इड के अंदर ही लिबिडो नाम का एक एनर्जी पैकेट रहता है, जो कि मतलब उसके अंदर, अगर फ्राइड के कहे अनुसार अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल जो बच्चा होता है वो प्लेजर सीकिंग होता है उस समय, तो उसके अंदर बिल्कुल जो एनर्जी है वो इसी के कारण होती है, लिबिडो के कारण। कभी कभी इसको सेक्स एनर्जी भी बहुत सारे लोगों ने कहा बच्चे के अंदर होती है। ठीक है, तो इड के अंदर होता है लिबिडो को देने वाले हैं फ्राइड, और फ्राइड के अनुसार लिबिडो क्या है, सो लिबिडो इज द बेसिक एनर्जी ऑफ लाइफ। देखिए इंस्टिंक्ट जो है, इसको भी फ्राइड ने बताया था कि इंस्टिंक्ट जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक डेथ इंस्टिंक्ट और एक लाइफ इंस्टिंक्ट। तो लिबिडो डेथ इंस्टिंक्ट नहीं होता, डेथ इंस्टिंक्ट को हम थैनाटोस कहते हैं। ये भी आप फ्राइड की थियरी में, जब आप डिटेल फ्राइड की थियरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा जो मैं आपको बता दे रही हूँ उसको आप याद रख लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, बट पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि डेथ इंस्टिंक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया ना कि ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑप्शंस इन लोगों ने यहाँ पर सेट किया है, आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर के पेपर में उन ऑप्शन से रिलेट करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। एंग्शियस रिएक्शंस टू नॉर्म, नो अनसर्टेन पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है इसमें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक एनर्जी ऑफ लाइफ। लर्निंग में भी बेस्ट डिफाइन चेंज इन, तो लर्निंग क्या पर्सनालिटी में चेंज होगा तो वो लर्निंग कहेंगे, या हैबिट्स में, या एप्टीट्यूड्स में, या फिर बिहेवियर में। तो याद रखिए कि आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा तब हम उसे सीखने का सर्वोत्तम रूप कहते हैं। व्यवहार का मतलब है कि आप कल को लिख रहे थे, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो B को D बनाते हैं, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी में चेंज हुआ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है आप पहले थोड़े से पतले रहे होंगे, अब हेल्दी हो गए, तो क्या उससे आपकी लर्निंग पता लग रही है, नहीं पता लग रही। हैबिट्स, पहले आप चाय पीते थे अब नहीं पीते, क्या इससे आपकी लर्निंग में कोई असर दिख रहा है, नहीं। एप्टीट्यूड में भी नहीं होगा, आपकी जो कौशल है, स्किल से थोड़ा बहुत ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये सब एकदम निगेटिव नहीं है, हो सकते हैं, बट आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बेस्ट डिफाइन किससे हो रहा है, सबसे अच्छा बिहेवियर से, क्योंकि आपने जब B को D बनाना सीखा या B को D बना रहे थे, गलत बना रहे थे, तो आपने एक दिन उस पर काम किया और उसके बाद से आप सही किए, दैट मीन्स यू फोकस ऑन योर बिहेवियर, और उसके बाद से आपके बिहेवियर में चेंज आता है। ये एक इजी एग्जाम्पल है, आप इसके थ्रू समझ सकते हैं, अदरवाइज कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होंगे जिससे आप भी एसोसिएट कर पा रहे हो, तो आप उसको भी समझ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा टू कन्फर्म न्यू फॉर्मेशन, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को आप चेंज कर रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो बनी हुई स्कीमा है, आपने पहले किसी भी, मान लीजिए आपने पढ़ा है कि डॉग के 4 पैर 4 हाथ ऐसे ऐसे होता है, विस्कर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो आपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करा है और न्यू इन्फॉर्मेशन को कंफर्म किया कि हाँ अब ये सही है। आपने कुत्ते का एक स्कीमा बनाया था, बट आपको बिल्ली दिख गई तो आपने उसको भी कुत्ता कह दिया, फिर आपको बताइए कि बेटा वो बिल्ली है, कुत्ता से थोड़ा अलग है, देखो थोड़ी छोटी होती है, थोड़ी ऐसी होती है, तो आपने नई इन्फॉर्मेशन किया, तो आपने क्या किया, एकोमोडेट किया है। क्या किया है, एकोमोडेट किया है, ना कि एसिमिलेट किया है। जब आप नई इंफॉर्मेशन अपने स्कीमा में ऐड ऑन करते हैं तो आप वो एसिमिलेट करते हैं, जब आप पहले से बनी हुई स्कीमा को सही करते हैं, ठीक है, तो वो एकोमोडेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
द इड ऑपरेट इन टर्म्स ऑफ, तो इड अभी मैंने आपको बताया है, 2 से 3 बार मैंने बता दिया है कि इड हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ईगो रियलिटी पर वर्क करता है, और सेकेंडरी प्रोसेस का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, ठीक है। Another name for the rule of thumb problem solving strategy. So जो thumb problem solving strategy आपकी है, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि एक के बाद एक जो चीज़ें हैं वो लिंकेज में होती हैं और लिंक के बाद हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये जो विधि है ये क्या कहलाती है, स्ट्रैटेजी जो है, तो ये ह्यूरिस्टिक नेचर की होती है। स्वतः शोध की व्यक्ति जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो एक के बाद एक चीज़ों को क्या करता है, लिंक करता जाता है और उससे जोड़ता जाता है। नेक्स्ट, When we reach on certain decision on the basis of similarity, जब हम किसी भी समानता के बल पर या समानता के आधार पर किसी एक certain decision पर पहुंचते हैं, which heuristic strategy it is, तो वो कौन सी heuristic strategy रहती है, तो वो आपकी रहती है representativeness, ठीक है, जो आपका प्रतिनिधि करता होता है। क्यों? क्योंकि हम समानता के आधार पे, मतलब कि मान लीजिए 2 से 3 4 चीज़ें हैं, सबके कॉमन को आपने ले लिया और फिर इस कॉमन से मिलकर के आपने एक चीज़ें बनाई। तो जब आपने सबके कॉमन को लिया है तो दैट मीन्स कि आपने क्या किया है कि सबके एक सैंपल को ड्रॉ आउट किया था ना, सबके एक रिप्रेजेंटेटिव को आपने ड्रॉ आउट किया है, क्योंकि जो आपने ये कॉमन लिया है ये कॉमन इन चारों के चारों को इक्वल तरीके से रिप्रेजेंट करें, देयर विल बी नो बाइसिंग, तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिवनेस हो जाएगा। क्लियर है। फॉल्सिफिबिलिटी रिफर्स टू द आइडिया दैट अ हाइपोथेसिस, तो ये मैंने अभी आपको पीछे भी बताया है कि फॉल्सिफिबिलिटी का मतलब क्या है कि वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा हाइपोथेसिस पॉजिटिव होगा और सही होगा, तो वो गलत भी हो सकता है, उसकी भी संभावना है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका, देखिए ऐसा नहीं है कि बिना किसी डाउट के ट्रू हो जाए, तो ट्रू तो होगा नहीं, एम्पेरिकल एविडेंस पे होगा तो हम उसको एम्पेरिकली कहेंगे ना, फॉल्सिफिबिलिटी तो कहेंगे नहीं। तो टेस्टेड एंड पोटेंशियली प्रूवन फॉल्स, ये ठीक है आपका कि वो हो सकता है, ठीक है, की जा सकती है। कैन बी यूजेस बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ करके ही हम उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव में एजम्पशन आता है, क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में आपके हाइपोथेसिस होते हैं, बट फॉल्सिफिबिलिटी का हमसे मतलब पूछा है, इसका मतलब ये है कि वो गलत भी साबित हो सकता है। नल हाइपोथेसिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई इसको H0 से करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था और क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, और अल्टरनेट बोल देगा तो H1 से करते हैं। नेक्स्ट है आपका बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थियरी से इसमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी में। तो देखिए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इन्होंने नहीं दिया है, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट भी नहीं है, बिहेवियरिस्ट हैं लेकिन है नहीं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही इनका है कि बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करके ही देखता है, और आपको अगर याद हो तो बेंड्यूरा का इमिटेशन जो है इन्हीं का दिया हुआ है, इमिटेशन करना, इमिटेट करना, टू कॉपी, इन्हीं का ये दिया हुआ है, ठीक, कि बच्चा जो चीज़ देखता है उसी के अकॉर्डिंग जो है कॉपी करता है। इसके अलावा बेंड्यूरा से आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसका है, तो आपको ये याद रखना है कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी आपके बेंड्यूरा का है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्व करके लर्न कर रहा है बच्चा, ठीक, देख के डर रहा है, देख के नहीं डर रहा है, सो ये आपका बेंड्यूरा का है, और इसका सही ऑप्शन नंबर डी। Which of the following defense mechanism involve attributing one's own acceptable thoughts or impulses to someone else? मतलब कि जो चीज़ इसमें से डिफेंस मैकेनिज्म, तो पहले आपको पता होना चाहिए, फ्राइड का ही दिया हुआ है डिफेंस मैकेनिज्म भी, कि अपने जो खुद के अनएक्सेप्टेबल थॉट्स हैं उनको किसी दूसरे पर थोप देना, ये होता है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कर देना, प्रक्षेपण, जो आपको जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं, जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही, उसको सामने वाले को सुना दो, ठीक है, मतलब गलती किसी और की है और उसका गुस्सा किसी और पर उतार दो। डांट खाए बॉस से और घर आकर के बहन को डांटा या फिर पत्नी के ऊपर चिल्लाने लगे, तो ये क्या किया आपने, प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, गलती या फिर किसी दूसरे थॉट्स फीलिंग्स उसको दूसरे पर प्रोजेक्ट कर देना। विच वन इज अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, तो आपसे पूछा है इसमें से कौन सा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देखिए पहले आपको ये मैं समझा देती हूँ। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नाम ये है ना कि ये कोई डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो
ये आपका मान लीजिए एक एनपीसी का कर्व है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, जो दोनों साइड से इक्वल हैं 50-50%। अगर ये डायरेक्शनल कर्व होगा तो वो किसी एक साइड में क्या होगा, झुका होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका है, अब हम कह रहे हैं, मान लीजिए ये मैंने कहा कि जो गर्ल्स हैं आर बेटर अचीवर देन बॉयज़। गर्ल्स की जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, गर्ल्स ज़्यादा मेहनती होती हैं लड़कों की अपेक्षा। अब मैंने पहले ये मान लिया कि वो क्या कर रहा है, अब ये मेरी हाइपोथेसिस को डायरेक्शन दे दिया कि ये एक तरफ झुक गई, ये डायरेक्शनल हो गई। नॉन डायरेक्शनल क्या है कि अगर मैं कह रही हूँ कि लड़के और लड़कियां इन दोनों की अचीवमेंट में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है, या कोई अंतर है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि कौन ज़्यादा है या कौन कम है। जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कौन सा ज़्यादा उसमें अच्छा या कौन सा ख़राब है, तो वो आपका नॉन डायरेक्शनल होगा। डायरेक्शन का मतलब है कि आपने उसको एक तरफ झुका दिया, या पॉजिटिव की तरफ या फिर निगेटिव की तरफ। अब आपको कुछ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको चुनना है। तो आइए इसमें हम ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद देयर इज़ नो डिफरेंस इन IQ स्कोर बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये देखिए यहाँ पे कह दिया कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या आपको पता चल रहा है कि औरत या आदमी में से किसी का एक है? नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि नो लिख दिया। ठीक, तो ये आपका नॉन डायरेक्शनल हो गया। द लेवल ऑफ एंग्जाइटी विल इंक्रीज आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्रेस इंड्यूसिंग टास्क। फिर कह रहा है कि एंग्जाइटी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए इन्होंने बता दिया कि एंग्जाइटी का लेवल बढ़ गया अगर आपने किसी स्ट्रेस वाले उसमें पार्ट ले लिया। तो ये डायरेक्शन दे दिया ना कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अब घटने का चांस नहीं दे रहे हैं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन। अब देखिए रिलेशनशिप तो है, लेकिन कैसे रिलेशनशिप है? क्या कॉग्निटिव फंक्शन एक्सरसाइज करने से बढ़ेगी या घटेगी, क्या ऐसा कुछ लिखा है? नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप लिख दिया है, तो ये भी आपके नॉन डायरेक्शनल है। द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम विल बी डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप। एवरेज रिस्पॉन्स का जो टाइम है, मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को देख के 10 सेकंड में टिक करते हैं, कोई बच्चा 15 में करेगा, कोई बच्चा 1 मिनट बाद करेगा, तो अलग अलग है। बट क्या इसमें ये बताया गया है कि किसका जल्दी है किसका बाद में है? नहीं। सो ये भी आपका नॉन डायरेक्शनल है। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो मैंने आपको बताया, जिसमें इन्होंने लिख दिया कि भाई इंक्रीज हो जाएगा अगर वो स्ट्रेस इंड्यूसिंग टास्क में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत ध्यान से अच्छे से इसलिए मैंने आपको समझाया है ताकि समझ में आ जाए। द वेरिएबल दैट एक्सपेरिमेंटल इंटेंशनली मैनिपुलेट्स इन एन एक्सपेरिमेंटल इज कॉल्ड। अब ये देखिए मैंने आपको प्रीवियस में IV और DV दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको वो याद है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे। वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंटल इंटेंशन से मैनिपुलेट करता है, सिर्फ एक वर्ड पकड़िए, मैनिपुलेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका IV, और यहीं अगर मेजर हो जाता तो DV। ठीक है, कॉन्सेप्ट काफ़ी ईजी है, बस आपको चीज़ों को पिक आउट करना है। Which of the following people does not fit into the same theoretical perspective as the other three? मतलब ये है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है, आपको 4 लोगों के नाम दिए हुए हैं और इन चारों लोगों में से 3 लोग एक जैसे हैं और एक बेचारा अलग है। ठीक, 3 एक साथ बैठ रहे हैं, एक अलग बैठ रहा है। पैवलव, स्किनर, वॉटसन, मैस्लो। अगर आपको दिख रहा हो तो पैवलव, स्किनर, वॉटसन, ये लोग कौन है? ये लोग बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं। ठीक है, बिहेवियरिस्ट हैं। जबकि मैस्लो जो हैं वो उनकी थियरी लर्निंग में भी पढ़ते हैं हम, पर्सनालिटी के उसमें एक्सपेक्ट में आता है, जिन्होंने नीड हायरार्की थियरी दी है। ठीक, बाकी तीनों लोग बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं। Which of the following people established the first psychology laboratory? Very very important and very easy question. विल्हेल्म वुंट, नाम याद रख लीजिए, एकदम अच्छे से भूलिएगा मत। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लिप्जिग जर्मनी में सबसे पहले उन्होंने खोला था 1879 में। जो साइकोलॉजी है उसकी फर्स्ट लेबोरेटरी विल्हेल्म वुंट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट फिट विद द अदर 3? फिर से वही चीज़ दे दिया है कि 3-4 वर्ड्स दिए हैं, 3 एक जैसे हैं, एक थोड़ा अलग है। तो स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, फ्री एसोसिएशन। देखिए ये तीनों के तीनों आपके बिहेवियरिस्ट से ही एसोसिएट करते हैं, चाहे हम स्टिमुलस की बात करते हैं, रिस्पॉन्स की बात करें, रिवॉर्ड की बात करें, रेनफोर्समेंट की बात करें, कंडीशनिंग की बात करें, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, एक्सटेंशन की बात करें। दीज ऑल आर द टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद द बिहेवियरिस्ट। फ्री एसोसिएशन जो है ये मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो यहाँ पर इसका काम नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, एनिमा एनिमस कॉन्सेप्ट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय।
देखिए हमने अभी पढ़ा था अनकॉन्शियस, जो है आपका अनकॉन्शियस, आपने अभी प्रीवियस उसमें पढ़ा, आर्कीटाइप पढ़ा, पर्सोना पढ़ा, शैडो पढ़ा, ये सारे के सारे, और एनिमा और एनिमस, ये कॉन्सेप्ट देने का मतलब आप सॉरी इसमें बस नाम आपको पूछा है, तो किसने दिया है, तो ये कार्ल जुंग ने दिया है। आपको पता होना चाहिए कि एनिमा क्या है, एनिमस क्या है। देखिए एक मेल के अंदर फेमिनिन ट्रेट्स का होना और एक फीमेल के अंदर मैस्कुलिन ट्रेट्स का होना ही एनिमा और एनिमस कहलाता है, ठीक है। तो जंग ने ये दिया हुआ है, ये आपको इसके लिए याद रखना है, तो आपको याद रख लीजिए। Which of the following is not one of the 3 basic human memory processes? कौन सा इसमें से जो है एक पार्ट नहीं है। तो बेसिक अगर हम बात करते हैं तो इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल, मतलब सबसे पहले हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, स्टोरेज, हमारी वो मेमोरी में, चाहे वो एसटीएम में या एलटीएम में चली जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, और उसके बाद हम उसको पुनः प्राप्त करते हैं, रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं। बट डिकोडिंग हम नहीं करते हैं तब, डिकोडिंग सामने जब हम मैसेजेस को सेंड आउट करते हैं तब वहाँ से होती है, ठीक है। सो डिकोडिंग जो है ये आपका बेसिक मेमोरी प्रोसेस में नहीं आता है, आपसे क्वेश्चन में नॉट पूछा था, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 डिकोडिंग इज द राइट आंसर। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो, तो अगर आपको जो है चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी आपके साथ आपके फ्रेंड्स हैं जो कि साइकोलॉजी के पेपर में इंटरेस्ट रखते हैं और वो साइकोलॉजी एंट्रेंस देने वाले हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को पहुंचा करके यू विल मेक एंड हेल्प हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग काइंड ऑफ कन्फर्मिटी इज। देखिए कन्फर्मिटी ये जितना भी है, किसी का पालन करना, अनुपालन करना, आज्ञा का मानना, या उसकी पहचान करना, जैसा वो काम करो उस प्रकार से कार्य करना, या फिर किसी चीज़ को इंटरनलाइज करना, ऑल आर द एक्सपेक्ट्स ऑफ कन्फर्मिटी, सभी के सभी अनुरूपता ही हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा सबसे लॉन्ग लास्टिंग, सबसे लंबे समय तक कौन चलेगा, तो जो इंटरनलाइजेशन है वो सबसे लंबे समय तक चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या कर लिया है, आंतरिककरण कर लिया है। दैट मीन्स कि आपने बिल्कुल उसको अपने अंदर बैठा लिया है। जैसे कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमारे अंदर बिल्कुल हो जाते हैं कि हम कुछ भी करें हमसे वो भूलता नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से। बाकी चीज़ें हो सकता है कि टाइम टू टाइम आप करते हो, बट अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज कर लिया तो आप उस कॉन्सेप्ट को फिर लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे, ठीक। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट हैव अ गुड हाइपोथेसिस पॉजेज। देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे एक वर्ड में दिया था एक स्टेटमेंट, और इसमें पूरा स्टेटमेंट में बस आपको दे दिया है, बाकी चीज़ें वही हैं। देखिए वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कभी भी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट तो होगा ही नहीं, ये पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड होगा। तो नहीं भाई, अगर मैं सोचूं कि नहीं रेनफोर्समेंट से बच्चों की स्थिति बढ़ जाती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेरे सोचने से कुछ भी नहीं होता। तो पर्सनल ओपिनियन को हम साइड में रखते हैं। मस्ट बी फॉल्सिफेबल एंड टेस्टेबल, तो बिल्कुल सही बात है कि वो फॉल्सिफेबल भी होना चाहिए और टेस्टेबल भी होना चाहिए। मस्ट बी प्रूवन बिफोर कंडक्टिंग रिसर्च, तो अब आप खुद से सोचिए, आपने रिसर्च की नहीं, आप उसके पहले उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सपेरिमेंटर डज ऑन इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दिस इज कॉल्ड। अगर आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तो याद रखिए कि वो केस स्टडी ही होता है। केस स्टडी में इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सम टाइम एक केस स्टडी करने में हमें कई साल, 7 साल 8 साल 10 साल तक लग जाता है। जो केस स्टडी होता है कभी कभी ग्रुप ऑफ द पीपल का भी करते हैं और कभी कभी इंडिविजुअल का भी करते हैं। जैसे किसी की कुछ ऐसे साइकिक हिस्ट्री होती है या बहुत ट्रॉमा होता है लाइफ के फेज में, बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है, सो केस स्टडी टेक टाइम। तो इन डेप्थ में बिल्कुल उसकी पास्ट प्रेजेंट पूरी चीज़ों को जानने की कोशिश की जाती है, ठीक है। सो केस स्टडी इज द राइट आंसर। द शैडो ऑफ अ लीफ ऑन अ वॉल एट नाइट इज परसीव्ड एज अ टॉन्टेला स्पाइडर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए एक पत्ती जो थी, पत्ती की जो छाया है रात के समय में, वो कैसा दिखाई दे रही थी, एक मकड़ी के जाले के समान दिखाई दे रही थी। तो ये क्या है, ये इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स भी डाला था जिसमें मैंने आपको इल्यूजन और हेलुसिनेशन में डिफरेंस बताया था, तो अगर आपने देखा होगा तो आप क्लियरली देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें मैं डालती रहती हूँ शॉर्ट्स के रूप में भी जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं।
देखिए कोई चीज़ प्रेजेंट है और आपको वो गलत दिखाई दे रही, जैसे रस्सी है आपको दिख रही बट सांप समझ में आ रहा है, दैट इज़ इल्यूजन। बट वहाँ कुछ है ही नहीं, रस्सी है ही नहीं, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज़ हेलुसिनेशन। बेसिक डिफरेंस है, याद रख सकते हैं आप। A numerical value based upon sample is called। न्यूमेरिकल वैल्यू, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी भी सैंपल पर जो बेस्ड है उसे हम क्या कहेंगे? सो आपके वो स्टैटिस्टिक्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में ही हम जितनी भी न्यूमेरिकल वाली चीज़ें होती हैं सब कुछ किसके अंदर करते हैं? स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही करते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू बेस्ड अपॉन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन पे होगा तो ये क्या होगा? पैरामीटर। याद रखिएगा, पैरामीटर और आपका इधर हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स। अब ये दोनों आप याद कैसे रखें, क्योंकि दोनों आपको लगेगा कि मैम ये तो दोनों सेम ही दे रहा है, दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, दोनों में ये दे रहा है। तो लेट्स हैव दैट यू गेट समथिंग एक्स्ट्रा इफ़ यू आर ऑन दिस चैनल। देखिए हमेशा याद रखिएगा, सैंपल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे होता है स्टैटिस्टिक्स, एस दोनों में है, आप याद रख सकते हैं। और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पूरे समग्र पूरे के पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाता है पैरामीटर। क्या आ जाएगा आपका? पैरामीटर। क्लियर है? सैंपल स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका सैंपल होगा स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी पॉपुलेशन होगी वो पैरामीटर हो जाएगा। क्लियर है? एस फॉर सैंपल, एस फॉर स्टैटिस्टिक्स, पी फॉर पॉपुलेशन, पी फॉर पैरामीटर। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं एक बार और क्वेश्चंस को। सैंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, सैंपल आपका स्टैटिस्टिक्स इसका आंसर होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन है, इसका आंसर पैरामीटर होगा। क्लियर है? सो दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, और ये आपकी ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई है। अच्छे से आप इसको याद कर लें, देख लें। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, जैसे कि अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो यहाँ सैम्पलिंग हो गया, इनसे क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो मैंने आपको बताई थी, क्रॉस सेक्शनल कई लोगों से अलग अलग टाइम पे, लॉन्गिट्यूडनल की मतलब एक ही बच्चे के ऊपर हमने 10 साल से स्टडी कर रहे हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है थे, इसके टोटल 6 क्वेश्चंस थे। हाइपोथेसिस से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। सो अगर ये चीज़ें आपकी वीक हैं तो आप इनको अलग से वीडियो देख करके कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस को दिखाने का और लिखने का यही तरीका है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस से या इमोशनल क्वोशेंट से 4 क्वेश्चंस थे, वेरिएबल से काफ़ी क्वेश्चन है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल से 6 क्वेश्चन है, केस स्टडी से आए थे, फ्राइड से 8 क्वेश्चंस हैं, इनसाइड लर्निंग किसका है भाई? जिस्टाल्ट का है, इनसे तीन से ज़्यादा क्वेश्चन थे, पैवलव से 3 क्वेश्चन थे, मेमोरी परसेप्शन से 7+ क्वेश्चन से। तो ये आपके 2023 के PYQ कंप्लीट होते हैं MGKVP साइकोलॉजी के। होप दिस विल हेल्प यू। चलिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और अगर अभी तक चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।